क्या आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में अब तक स्वतंत्रता के बाद से 1000 से अधिक राजनीतिक दलों का पंजीकरण और विभाजन हो चुका है। राजनीति में एक प्रसिद्ध कहावत है, विभाजन ही पार्टियों का विस्तार है। लेकिन भारत में कुछ दल ऐसे हैं जिनके टूटने के इतिहास पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। आज हम भारत के राजनीतिक इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कि वो कौन सी पार्टियां हैं जो सबसे ज्यादा बार टूटी, उसके पीछे असल कानूनी और ऐतिहासिक कारण क्या थे, और एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून ने इसे कैसे प्रभावित किया। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका 60 से अधिक बार विभाजन का आधिकारिक इतिहास है। कांग्रेस का टूटना केवल आजादी के बाद शुरू नहीं हुआ। इसका पहला बड़ा आधिकारिक विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसे सूरत स्प्लिट कहते हैं, जहां पार्टी नरम दल मॉडरेटर्स और गरम दल एक्सट्रीमिस्ट में बट गई। फिर आजादी के बाद के विभाजन है 1951 में पहला बड़ा झटका लगा, जब जे बी कृपलानी ने कांग्रेस छोड़ी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी केएमपीपी का गठन किया। 1969 सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा, राष्ट्रपति चुनाव में वी गिरी के समर्थन को लेकर इंदिरा गांधी और कांग्रेस सिंडिकेट के बीच में आर पार की जंग हुई। कांग्रेस दो भागों में बटी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ, जिसका नेतृत्व के कामराज और मोरारजी देसाई कर रहे थे, और कांग्रेस आर, जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी कर रही थी। चुनाव आयोग ने अंततः इंदिरा गांधी की पार्टी को ही असली कांग्रेस माना। 1978 इमरजेंसी का असर, देवराज अरस के विवाद के बाद इंदिरा गांधी ने फिर से पार्टी तोड़ी और कांग्रेस आई बनाई। 1981 में चुनाव आयोग ने इसे ही असली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में मान्यता दी। 1990 के दशक में राजीव गांधी की मृत्यु और पीवी नरसिम्हा राव के दौर में कांग्रेस रिकॉर्ड बार टूटी। 1994 में एनडी तिवारी और अर्जुन सिंह ने ऑल इंडिया कांग्रेस तिवारी बनाई। 1996 में तमिल सुपरस्टार और नेताओं ने मिलकर पी चिदम्बरम और जी के मूपनार के साथ तमिल मनीला कांग्रेस टीएमसी बनाई। 1998 में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से अलग होकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एआईटीसी, जिसे बाद में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, बनाई। 1999 शरद पवार सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने मिलकर नेहरूवादी विचारधारा वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी बनाई। 2011 आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की मृत्यु के बाद उनके बेटे जगन मोहन ने अलग होकर वाईएसआर कांग्रेस बनाई और राज्य से कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया कर दिया। अब हम बात करेंगे जनता पार्टी और जनता दल, जो कि समाजवादियों के अखंड विभाजन का इतिहास रहा है। भारतीय राजनीति में समाजवादियों सोशलिस्ट के बारे में कहा जाता है कि ये कभी साथ रह ही नहीं सकते हैं और कभी एक दूसरे से पूरी तरह दूर नहीं जा सकते। 1977 में बनी जनता पार्टी और 1988 में बने जनता दल के टूटने की रफ्तार कांग्रेस से भी तेज थी। 1979 दोहरी सदस्यता विवाद के चलते जनता पार्टी की सरकार मात्र 2 साल में गिर गई, क्योंकि जनसंघ, जो बाद में बीजेपी बनी, के नेताओं की आरएसएस सदस्यता को लेकर विवाद हुआ। पार्टी टूटकर जनता पार्टी सेकुलर बनी, जिसका नेतृत्व चौधरी चरण सिंह ने किया। 1988 जनता दल का उदय और पतन, वीपी सिंह ने जन मोर्चा, लोक दल और जनता पार्टी को मिलाकर जनता दल बनाया, लेकिन 1990 में ही चंद्रशेखर ने इसे तोड़कर जनता दल समाजवादी बना ली और प्रधानमंत्री बन गए। 1992 में मुलायम सिंह यादव ने अलग होकर समाजवादी पार्टी बनाई। 1994 में जॉर्ज फर्नांडीज और नीतीश कुमार ने अलग होकर समता पार्टी बनाई, जो बाद में जनता दल यूनाइटेड बनी। 1997 में चारा घोटालों के आरोपों के बीच
लालू प्रसाद यादव ने जनता दल को बिहार में तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का गठन किया। 1997 में नवीन पटनायक ने बीजू पटनायक के निधन के बाद उड़ीसा में बीजू जनता दल बीजेडी का गठन किया। 1999 मूल जनता दल पूरी तरह खत्म हो गया और यह दो हिस्सों में बंट गया, जनता दल यूनाइटेड और जनता दल सेकुलर, जो कि कर्नाटक के एच डी देवगौड़ा की जनता दल सेकुलर बनी। अब हम बात करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, वैश्विक विचारधारा की घरेलू टूट। कम्युनिस्ट पार्टियों का विभाजन कुर्सी के लिए कम और अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा के लिए ज्यादा हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना 1925 में हुई थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा विभाजन 1964 में हुआ। कारण 1962 भारत चीन युद्ध। पार्टी के भीतर दो गुट बन गए थे। एक गुट डांगे गुट भारत सरकार के रुख और सोवियत संघ रूस की नीति का समर्थन कर रहा था। दूसरा गुट चीन की कम्युनिस्ट विचारधारा और उसकी नीतियों के प्रति नरम था। परिणाम 1964 के 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन में 32 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों ने वॉकआउट किया और सीपीआईएम मार्क्सिस्ट यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। 1969 सशस्त्र क्रांति विवाद। सीपीआईएम के भीतर से ही एक धड़ा अलग हुआ जो संसदीय राजनीति के खिलाफ था और हिंसक क्रांति में विश्वास करता था। इन्होंने चारू मजूमदार और कानू सान्याल के नेतृत्व में सीपीआईएमएल मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट यानी मार्क्सवादी लेनिनवादी भाकपा माले, जिसे बाद में नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। अब हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी, जो कि अनुशासन और कैडर बेस्ड मानी जाने वाली पार्टी है। इसमें बगावत का इतिहास। तो भारतीय जनता वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अनुशासन और कैडर बेस्ड पार्टी में भी बड़े बिखरावों और बगावतों का इतिहास भरा पड़ा है। कई बार पार्टी के बड़े और कद्दावर नेताओं ने ही बगावत का झंडा बुलंद किया और अपनी नई पार्टियां बना ली। अब देखते हैं, सबसे पहले 1995 गुजरात में भाजपा ने पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। केशुभाई पटेल केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर सिंह वाघेला खुद को दरकिनार महसूस कर रहे थे। उन्होंने मोर्चा खोल दिया। करीब 47 विधायकों को लेकर खजुराहो के एक रिसोर्ट में चले गए। इस घटना को भारतीय राजनीति में खजुराहो कांड भी कहा जाता है। नतीजा यह हुआ कि 1996 में वाघेला ने भाजपा तोड़ दी और अपनी नई पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनता महासंघ। बाद में उन्होंने कांग्रेस के समर्थन से सरकार भी बनाई। यह भाजपा के इतिहास का पहला बड़ा आंतरिक विद्रोह था। दूसरा, कल्याण सिंह का जाना। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भाजपा के सबसे बड़े पिछड़े वर्ग के चेहरे और राम मंदिर आंदोलन के नायक थे कल्याण सिंह। साल 1999 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति और संगठन में मतभेदों के चलते कल्याण सिंह और केंद्रीय नेतृत्व के बीच दूरियां बढ़ी। कल्याण सिंह ने सीधे तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी पर निशाना साधा। नतीजा यह हुआ कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। कल्याण सिंह ने भाजपा से अलग होकर राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बना ली और बाद में उनकी भाजपा में वापसी हुई, लेकिन इस बिखराव ने यूपी में भाजपा को सालों के लिए कमजोर कर दिया। तीसरा बिखराव, भारतीय जनता पार्टी में उमा भारती की बगावत। साल 2003 में उमा भारती ने मध्य प्रदेश में भाजपा को बम्पर जीत दिलाई और मुख्यमंत्री बनी, लेकिन एक अदालती मामले के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जब वापस मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो पार्टी ने बाबूलाल गौर और बाद में शिवराज सिंह चौहान को कमान सौंप दी। उमा भारती इससे बेहद नाराज हुई। साल 2004 में एक लाइव टीवी मीटिंग के दौरान उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के सामने ही वॉकआउट कर दिया। 2005 में भाजपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई। साल 2011 में जाकर उनकी घर वापसी संभव हो सकी।
चौथा बिखराव, भाजपा में येदियुरप्पा का विद्रोह, कर्नाटक 2012। दक्षिण भारत में भाजपा को पहली बार सत्ता दिलाने का श्रेय बीएस येदियुरप्पा को जाता है, लेकिन साल 2011 में लोकायुक्त की एक रिपोर्ट और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा मांग लिया। येदियुरप्पा इस फैसले से बेहद आहत हुए। दिसंबर 2012 में उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ लिया और अपनी नई पार्टी बनाई, कर्नाटक जनता पक्ष, केजेपी के नाम से। साल 2013 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में येदियुरप्पा की पार्टी ने भाजपा का खेल बिगाड़ दिया और भाजपा चुनाव हार गई। बाद में 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी दोबारा सम्मान सहित वापसी कराई गई। तो इन बड़े बिखरावों और बगावतों को देखने के बाद एक बात तो साफ है कि भाजपा ने समय समय पर बड़े आंतरिक झटके झेले हैं, लेकिन पार्टी की खासियत यह रही है कि इन नेताओं के जाने के बाद भी पार्टी का कोर वोट बैंक उन नेताओं के साथ नहीं जाता है और अंततः इन बागी नेताओं को समझ में आता है कि भाजपा से अलग होकर राजनीति करना उनके लिए संभव नहीं है, इसलिए वो घर वापसी भी कर लेते। अब बात करते हैं आधुनिक भारत की उन बड़ी टूट की जिन्होंने दल बदल कानून को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। इस लिस्ट में भारत की एक बड़ी और ताकतवर क्षेत्रीय पार्टी का नाम भी जुड़ गया है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। साल 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद ममता बनर्जी की 28 साल पुरानी पार्टी इतिहास के सबसे बड़े संकट में घिर गई। पार्टी से निष्कासित नेता ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी के 80 में से 58 से अधिक विधायकों यानी 72% से ज्यादा विधायी दल ने बगावत कर दी। विधानसभा स्पीकर रथेंद्र बोस ने इस विद्रोही गुट को अलग मान्यता दे दी, जिससे पार्टी विधानसभा के भीतर ही दो फाड़ हो गई। बंगाल विधानसभा के बजट सत्र में ममता बनर्जी के वफादार और विद्रोही गुट के विधायक अलग अलग बेंचों पर बैठे दिखे। विद्रोह सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली में पार्टी की पूर्व मुख्य सचेतक चीफ विप काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में टीएमसी के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों ने बगावत कर दी। दल बदल कानून की अयोग्यता से बचने के लिए इन विद्रोही सांसदों ने एक बड़ा पैंतरा चला। उन्होंने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई नामक एक गुमनाम दल के साथ विलय की घोषणा कर दी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से संसद में अलग बैठने की अनुमति मांगी ताकि वे एनडीए गठबंधन को समर्थन दे सके। हालांकि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का धड़ा इसे अवैध बताते हुए कानूनी लड़ाई लड़ रहा। शिवसेना का विभाजन। जून 2022 में वरिष्ठ शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी। शिंदे अपने साथ 2/3 से ज्यादा विधायकों को लेकर गए। फरवरी 2023 में चुनाव आयोग ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एकनाथ शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना और उन्हें पार्टी का पारंपरिक धनुष बाण सिंबल सौंप दिया। उद्धव ठाकरे गुट को शिवसेना यूबीटी नाम मिला। जनवरी 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने भी शिंदे गुट के विधायकों को वैध माना। इसी तरह ठीक शिवसेना की तर्ज पर जुलाई 2023 में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने अपने चाचा और पार्टी के संस्थापक के खिलाफ बगावत कर दी। अजीत पवार ने अधिकांश विधायकों के समर्थन का दावा किया। चुनाव आयोग ने फरवरी 2024 में अजीत पवार के गुट को असली एनसीपी घोषित कर दिया और पार्टी का आधिकारिक चुनाव निशान घड़ी उन्हें सौंप दिया गया। शरद पवार की पार्टी को नया नाम मिला एनसीपी शरद चंद्र पवार। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं थमी नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना यूबीटी और एनसीपी के इन गुटों के बीच कानूनी और राजनीतिक रस्साकसी सुप्रीम कोर्ट से लेकर जनता तक आज भी जारी है। अब शिवसेना यूबीटी के सांसद भी शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ जाने के लिए तत्पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐतिहासिक रूप से पार्टियों के मनमाने ढंग से टूटने से रोकने के लिए राजीव गांधी सरकार ने 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया और 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ जोड़ी। इसके तहत पहले नियम था
यदि 1/3 एक तिहाई सांसद या विधायक अलग होते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। 2003 में इसे और कड़ा किया गया और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ये 1/3 की संख्या को बढ़ाकर 2/3 कर दिया। यानी अगर किसी पार्टी को कानूनी रूप से तोड़ना है तो अब 2/3 विधायकों या सांसदों को साथ लाना होगा। इसी कानून के तहत अब पार्टियां केवल टूटती नहीं है बल्कि सीधे पूरी की पूरी पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह पर ही दावा ठोक देती हैं। जैसा कि हमने 2022-23 में महाराष्ट्र में देखा, जहां एकनाथ शिंदे ने शिवसेना और अजीत पवार ने मूल एनसीपी पर ही अपना कब्जा स्थापित कर लिया क्योंकि उनके पास 2/3 से ज्यादा विधायकों का समर्थन था। तो दोस्तों, भारतीय राजनीति का यह इतिहास दिखाता है कि यहाँ विचारधाराएं बदलती रहती हैं, लेकिन सत्ता और वर्चस्व की लड़ाई हमेशा जारी रहती है। चाहे वह कांग्रेस का 60 से ज्यादा बार टूटना हो या जनता दल का बिखर कर क्षेत्रीय छत्रप बन जाना है। क्या आपको लगता है, क्या दल बदल कानून आज के दौर में पार्टियों को टूटने से रोक पा रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।